हुकूमत ने करप्शन की इंतहा कर दी है और इस वजह से मुल्क में महंगाई का बदतरीन सैलाब आया हुआ है। आज भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। पीडीएम ने अपने लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील ना करने का फैसला किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान मिर्जा और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, बहुत सी ऐसी वजूहात होती हैं जो इंसानों को आपस में लड़ाती हैं। भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है। खूनी रिश्तों का खून सफेद होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। छोटी छोटी बातें जब बड़ी बन जाती हैं तो फसाद के बाइस बनने लगती हैं। हम फौरी तौर पर ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हो जाते हैं और जब तक हिसाब पूरा नहीं हो जाता सुकून नहीं मिलता है, अना को तस्कीन नहीं मिलती है। हमारे अंदर बेचैनी, बेसुकूनी और इंतकाम की आग इसलिए जल रही होती है क्योंकि हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा खत्म हो जाता है। हम एक दूसरे की राय का एहतराम नहीं करते क्योंकि हमें यह लगता है कि हम अक्ले कुल हैं जनाब, और हमारे मुकाबले में कोई और आकर खड़ा नहीं हो सकता है। अदम बर्दाश्त पर ऐसी एक कहानी है जो आंखें खोलने के लिए काफी है अगर हम इस कहानी को समझने की कोशिश करें तो। अच्छा, कहानी कुछ यूं है जनाब। एक घोड़ा दरख्त से बंधा होता है। शैतान आया और उसने घोड़े को खोल दिया। घोड़ा खुलता है और उसके बाद खेतों की तरफ भागने लगता है और देखते ही देखते उसने वहां पर खड़ी फसलों को तबाह करना शुरू कर दिया है। जब किसान की बेगम ने यह सब होते देखा तो उसने गुस्से में घोड़े को मार डाला। घोड़े की लाश देखकर घोड़े का मालिक बहुत गुस्से में आ गया और उसने बगैर सोचे समझे किसान की बेगम को गोली मार दी। किसान अपनी बेगम की मौत से इतना मुश्तैल हुआ कि उसने अपनी बेगम का बदला लेने के लिए घोड़े के मालिक को गोली मार दी। जब घोड़े के मालिक की बेगम ने अपने शौहर की मौत की खबर सुनी तो गुस्से में उसने अपने बेटों को हुक्म दिया कि किसान का घर जला दो, जिस पर बेटे शाम को गए और खुशी के साथ मां के हुक्म को पूरा करके वापस आ गए। अच्छा जनाब, घोड़े के मालिक की बीवी ने यह फर्ज कर लिया कि किसान घर के साथ भी जल गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान वापस आया और उसने घोड़े के मालिक की बेगम और बेटों को कत्ल कर दिया। इसके बाद किसान ने फिर सब काम करने के बाद तौबा कर ली और शैतान से पूछा यह सब नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ? शैतान ने कहा भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ घोड़ा खोला था। उसके बाद जो हुआ वो रद्देमल में हुआ, बल्कि बहुत ज्यादा रद्देमल में हुआ और अपने अपने अंदर के शैतान को आप सब ने बाहर निकाल दिया, सब ने जगा दिया। नाज़रीन, इस कहानी से यह सबक मिलता है कि अगली बार जवाब देने का रद्देमल देने या फिर किसी का बदला लेने से पहले थोड़ी सी देर के लिए रुक जाइए और एक लम्हे के लिए सोचिए। ख्याल रखना कि कभी भी शैतान हमारे दरमियान वो घोड़ा नहीं खोल दे जिसकी वजह से हम मुश्तैल हो जाएं, और बाकी का काम यकीन जानिए हम सब खुद करते हैं। कोई ग्रुप में एक घोड़ा छोड़ देता है, कोई सोशल मीडिया पर घोड़ा छोड़ देता है। आप और मैं दोस्तों के ग्रुप में पार्टी, सियासत या नजरिए के दायरे में लड़ते रहते हैं, मिलकर हंसते हुए खुश होते हैं क्योंकि टूटना यार बहुत आसान है और जुड़े रहना यकीन जानिए दुनिया का सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन काम है। लड़ना आसान है, मोहब्बत निभाना बहुत मुश्किल है। खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रहने की नसीहत करने की कोशिश करते रहा करें। दूसरों के लिए भी तकलीफ का बायस ना बने यार, उनके लिए आसानी पैदा करें। लेकिन दूसरों के लिए आसानी पैदा करना यार इतना ही मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, सियासत की दुनिया पर नजर डालें। मैं कहानी की तरफ जब आता हूं तो फिर सियासत की तरफ वो कहानी को लेकर आता हूं। हमारे जो रहबर हैं एक दूसरे से उलझते रहते हैं और इस उलझने के पीछे इक्तिदार की वो कुर्सी होती है जो यकीन जानिए शैतान का काम पूरा करती है। यह इक्तिदार की कुर्सी ही असल फितना है जो रहबरों को एक दूसरे से लड़वा रही है। हुकूमत कहती है कि अपोजिशन को अगर इक्तिदार मिल जाए तो फिर उनके सारे धरने, सारे एहतजाज, सारे दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे भाई, बिल्कुल सेट हो जाएगा। हुकूमती मौक़िफ़ यह भी है कि अपोजिशन को इक्तिदार इसलिए नहीं चाहिए कि वो ना सिर्फ मुल्की वसाइल पर काबिज होकर एक बार फिर से उन्हें दोनों हाथों से बल्कि दो हाथों से लूटे, बल्कि वो अपने करप्शन मुकदमात का भी सफाया कर सके। इसीलिए अपोजिशन महंगाई की दुहाई देकर इक्तिदार तक रसाई चाहती है। अच्छा जनाब, ये बात तो दुरुस्त है कि महंगाई कोई नया मसला नहीं है, मसला है लेकिन नया नहीं है। लेकिन अब हमें यह मसला इसलिए ज्यादा बड़ा मसला लगने लगा है क्योंकि इसने यानी महंगाई ने गरीब आवाम की जिंदगी अब बिल्कुल अजीरन बना दी है। तल हकीकत यह भी है कि माजी में किसी ने भी महंगाई पर काम नहीं किया है। पीपल्स पार्टी के दौर में मुशर्रफ से ज्यादा महंगाई थी,
और नून लीग के दौर में पीपल्स पार्टी से ज्यादा महंगाई थी। यानी ऐसा हरगिज कभी नहीं हुआ कि किसी भी साबका हुकूमत ने महंगाई को कम किया हो, बल्कि महंगाई का ग्राफ हर हुकूमत जो भी आती है उस हुकूमत में वो ग्राफ ऊपर से ऊपर जाता है। अब जबकि हमारी महंगाई के हवाले से तारीख अच्छी नहीं, तो फिर अब ये सियासी मंजरनामा बदलने से वही सियासी जमातें कैसे जोर दे रही हैं जो अपनी बारी में महंगाई को काबू करने में बुरी तरीके से नाकाम थी। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत को महंगाई के हवाले से हर तरह की तनकीद का सामना करना पड़ा और अभी भी करना पड़ा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सियासत पर गहरी नजर रखने वाले हुकूमत पर कड़ी तनकीद की वजह बड़े बड़े दावों को करार दे रहे हैं। जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि वो इख्तिदार में आते ही पहले दिन ही बड़ी करप्शन का खात्मा कर देंगे, क्योंकि उनके नजदीक बड़ी करप्शन वजीर आजम या फिर उनके अपने वुज़रा ही करते हैं। अच्छा, वजीर आजम ने यह भी कहा था कि बाकी की जो निचली सतह की करप्शन होगी उसका सदेबाब 90 रोज के अंदर कर दिया जाएगा, 3 महीने में कर दिया जाएगा। देखा जाए तो इमरान खान ने जो दावे किए यही काम सारे सियासी रहनुमा करते हैं। ऐसा ही एक दावा शहबाज शरीफ ने भी किया था जो बड़ा मशहूर हुआ था, आपको याद होगा, बड़ा मशहूर है भाई। शहबाज शरीफ ने एक जलसे में बड़े जोश खिताबत में कह दिया था कि वो जरदारी साहब को सड़कों पर घसीट कर उनसे लूटी हुई रकम हासिल करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका नाम बदल दिया जाए। फिर जनाब इन गुनाहगार आंखों ने इन्हीं शहबाज शरीफ को आसिफ अली जरदारी से गले मिलते हुए देखा, सारे शिकवे खत्म करते हुए देखा। आज अपोजिशन हुकूमत के करप्शन के इल्जामात पर सीखपा होती है, कल वही अपोजिशन जमात दूसरी अपोजिशन जमातों से मुतालिक भी इसी तरह के इल्जामात लगाया करती थी। अब इमरान खान भी यही समझते हैं कि सारी की सारी अपोजिशन जमातें करप्ट निजाम से अपनी जेबें भर चुकी हैं, इसीलिए अब इनको एहतिसाब के शिकंजे में लाना इंतहाई जरूरी हो चुका है। लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने अपना 90 रोज के अंदर करप्शन खत्म करने का वादा पूरा नहीं किया, यह हकीकत है। बाबंगे दोहल में बोलूंगा, हाँ ये मानना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने इस हवाले से कोशिशें बहुत की हैं। यह भी सच है कि इमरान खान की अपनी जात अब तक करप्शन से पाक है, लेकिन उनके कुछ वुज़रा पर करप्शन के इल्जामात लगे हैं जिनकी तहकीकात भी हो रही हैं। उन्हीं में उनके सबसे पसंदीदा तरीन रहने वाले जहांगीर तरीन भी शामिल हैं। लेकिन जनाब, अभी विफाकी हुकूमत को एहतिसाब के ख्वाब को ताबीर देने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिशें करने की जरूरत है। करप्शन को खत्म करना इसलिए भी एक इम्तिहान बना हुआ है क्योंकि माजी में किसी ने भी इसके खात्मे की कोई कोशिश नहीं की। कोशिश करना तो दूर की बात है, सोचा तक नहीं। यह भी एक हकीकत है, जिन सियासी रहनुमाओं पर नैब के केसेस चल रहे हैं उनकी रफ्तार इंतहाई सुस्त है। और यही वजह थी कि खान साहब ने अभी कुछ अर्से पहले ही मुताल्लिका इदारों को मुखातिब करते हुए कहा था कि या अल्लाह, खुदा के वास्ते भाई, करप्शन केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करके केसेस को जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अच्छा, अपोजिशन एक तरफ तो ये शोर डाल रही है कि हुकूमत ने करप्शन की इंतहा कर दी है और इस वजह से मुल्क में महंगाई का बदतरीन सैलाब आया हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब वो करप्शन के खात्मे के लिए ताउन करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। अब कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मजीद कशीदगी बढ़ गई है। अपोजिशन महंगाई को भूलकर इस रिपोर्ट को अपना हथियार बनाकर भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू हो चुकी है। यानी अपोजिशन की सियासत अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट के गिर्द घूमना शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी और पीडीएम ने अपनी सियासी सरगर्मियां, राब्ते, मुशावरतें सब कुछ तेज कर दिए हैं। दावे किए जा रहे हैं कि अपोजिशन इस्लामाबाद आकर हुकूमत को उड़ा कर रख देगी, जबकि हुकूमत का मौकिफ यह है कि अपोजिशन चाहे तो मर्जी कर ले, जो चाहे कर ले। इमरान खान करप्शन खात्मे के मकसद से हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज भी वजीर आजम ने अपोजिशन की करप्शन पर खुलकर बात की और उनकी इस बात में काम छुपा हुआ था कि वो किसी भी सूरत अपोजिशन से हरगिज ब्लैकमेल नहीं होंगे और ना ही किसी किस्म के दबाव में आएंगे। क्या कह रहे हैं वजीर आजम इमरान खान साहब, पहले सुनते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जनाब, सुना आपने वजीर आजम इमरान खान को। वजीर आजम निजाम की नोहा पढ़ रहे हैं। उनकी बात का निचोड़ यह है कि गरीब के लिए अलग कानून है और अमीर के लिए अलग कानून है, जो कि गलत नहीं भी है। सही है, बिल्कुल बात दुरुस्त है। जो अमीर है उसको हर तरह के वसाइल दस्तयाब है, मुल्क की वसाइल पर अशराफिया का कब्जा है, जबकि गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। वजीर आजम ने आज भी साबका हुकूमतों की करप्शन का हवाला देकर उन्हें एक्सपोज किया है। वजीर आजम का यह मौकिफ था कि जिन लोगों ने मुल्क को ज्यादा लूटा है वो बाहर जाकर अपना इलाज करवाते हैं और उन्हें अवाम का रत्ती बराबर भी कोई एहसास नहीं।
अब हो ना हो, वजीर आजम का इशारा यकीनी तौर पर साबिक वजीर आजम की तरफ था। यानी एक बात यहां साफ हो गई है कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के बाद भी वजीर आजम अपोजिशन की करप्शन पर बात करने से पीछे हरगिज नहीं हटेंगे, बल्कि वो करप्शन के गड़े मुर्दे उखाड़ने पर यकीन रखते हैं। अच्छा, खबरों के मुताबिक जनाब खबरें ये भी हैं, इमरान खान ने वफाकी काबीना के इजलास में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा इकदाम किए। करप्शन करने वाले मुकदमात का सामना करने के बजाय मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। वजीर आजम ने अपने मुखालिफिन पर यह इल्जाम भी लगा दिया कि करप्शन करने वाले मुकदमात में गैर जरूरी इल्तिवा के बहाने बना रहे हैं। हुकूमत ने करप्शन के जेर इल्तिवा केस जल्द निपटाने के लिए अदालतों में मौसर पैरवी करने का फैसला आज के इजलास में कर लिया। अब जहां महंगाई पर हुकूमत की नाकामी की आवाजें सुनाई दे रही थी, और कोई शुबा नहीं है कि महंगाई है, ये महंगाई अवाम के साथ साथ हुकूमत के लिए भी खतरे की अलामत बन चुकी है। ऐसे में इन तमाम आवाजों में रही सही कसर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट ने पूरी कर दी है। इमरान खान को अब उनका वो माजी याद कराया जा रहा है जब इमरान खान इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर साबका हुकूमतों को निशाने बनाया करते थे। लेकिन आज वक्त बदलता है, हालात इस कदर बदल गए हैं कि ऐसी ही तनकीद का सामना अब इमरान खान साहब को खुद करना पड़ रहा है, और अपोजिशन अपना सीना चौड़ा करके पहले से भी ज्यादा मौसर अंदाज में मार्च करने को तैयार है। मौलाना फजल रहमान फ्रंट फुट पर हैं, ड्राइविंग सीट पर हैं, क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। जनाब, सुना आपने, अपोजिशन को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने सहारा दिया है, और इसी सहारे के बलबूते पर मौलाना साहब हुकूमत के लत्ते ले रहे हैं। वो 23 मार्च को ही हुकूमत के खिलाफ महा सजाने का इरादा रखते हैं, और अपने इरादे में फिलहाल किसी किस्म के रद्दबदल के लिए तैयार हरगिज नहीं है। मौलाना तंज के तीर ये चला रहे थे कि दूसरों को चोर चोर कहने वालों को अपनी मसनूई ईमानदारी का पोल सबके सामने खुलकर आया हो गया है, बेनकाब हो गया है, और बहुत जल्द पीडीएम मिलकर हुकूमत को रुखसत कर देगी। अब यकीनी सी बात है जनाब, अपोजिशन अवामी हलकों में करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट पर आवाम में यह तासुर जमाने की कोशिश करने लगी है कि मौजूदा हुकूमत का अपना दामन करप्शन से पाक नहीं है, और वो ही अपनी करप्शन को बचाने के लिए अपने ऊपर कीचड़ उछाल रही है। बज़ाहिर देखने में तो अपोजिशन की यह दलील बहुत वजनी लगती है अगर देखा जाए, सोचा जाए, लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ में वाज़ेह है कि हुकूमत इसी रिपोर्ट पर चुकी है कि अपोजिशन को रोज नित नई करप्शन की दास्तानें बाहर आएंगी, अपोजिशन के मामलात बाहर आएंगे, केसेस बाहर आएंगे, तो भाई ऐसा ही होगा। फवाद चौधरी कहते हैं ये रिपोर्ट सिर्फ मालियाती करप्शन देखकर मुरत्तब नहीं की गई है, बल्कि इस रिपोर्ट की तश्कील में दीगर अवामिल भी शामिल हैं। वो दीगर अवामिल कौन है, सुनते हैं जनाब फवाद चौधरी से। जनाब, सुना आपने फवाद चौधरी को, वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो तखमीना लगाया है वो मुख्तलिफ पहलुओं को देख कर लगाया है, जिसमें माली करप्शन के अलावा एहतिसाब, कानून की हुक्मरानी और ये तमाम शामिल हैं, ये तमाम अवामिल शामिल होते हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तान का जो स्कोर बताया गया है वो सिर्फ मालियाती करप्शन से नहीं है, कानून की हुक्मरानी की बुनियाद पर बनाया गया है, बकौल फवाद चौधरी के। इसकी वजह ट्रांसपेरेंसी ने हमारा स्कोर नीचे किया है। नाज़रीन, फवाद चौधरी ने पाकिस्तान का नंबर करप्शन में बढ़ने की जो वजूहात बताई हैं उनमें सबसे बड़ी वजह कानून की हुक्मरानी का ना होना है, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कई मरतबा कानून की हुक्मरानी पर बात की है, लेकिन मसला यह है कि कानून की हुक्मरानी कैसे कर मुमकिन हो सकेगी। इसके लिए तो सबके सब रहनुमाओं को अपनी अनाओं से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी अना को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन जहां मफादात अपने अपने हों तो वहां अवामी मफाद कैसे मुकद्दम हो सकता है भाई? क्योंकि हमारे रहबरों को इस बात की फिक्र नहीं कि मुल्क करप्शन के एतबार से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, बल्कि उनको तो इस बात में दिलचस्पी है कि वो इस रिपोर्ट के जरिए हुकूमत को कैसे गंदा कर सके, जलील कर सके। शाहिद खाकान अब्बासी भी इस हुकूमत को इस रिपोर्ट का ताना दे रहे हैं। क्या कहते हैं जनाब, आइए सुनते हैं। असल बात तो ये जनाब, हर कोई सियासत कर रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी अपने दौरे हुकूमत के किस्से सुना रहे हैं और कौम को बता रहे हैं कि उनकी हुकूमत में करप्शन का ग्राफ कितना नीचे आया है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने करप्शन के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड सब तोड़कर इस ग्राफ को बुलंद से बुलंद पहुंचा दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी महंगाई को इस रिपोर्ट से जोड़ते हुए कहते हैं कि आज महंगाई की वजह बढ़ती करप्शन है। इमरान खान वो शख्स थे जो दूसरों पर उंगलियां उठाते थे, लेकिन आज वो खुद कितने बड़े करप्ट निकलकर सामने आए हैं और पूरी दुनिया ने इस पर मोहर सब्त कर दी है कि इमरान खान करप्ट तरीन इंसान है। अब नाजरीन, यहां एक सवाल यह उठता है कि अगर नून लीग के लोग करप्शन खत्म करने में इतने ज्यादा मुखलिस थे तो फिर
वजीर आजम के बकौल नैब कवानीन में तरमीम के लिए अपोजिशन ने कोशिशें आखिर क्यों नहीं की? हुकूमत इस जवाब यह देती है कि किसी भी तरीके से अपोजिशन इस मौके की तलाश में है कि उसको एनआरओ मिल जाए। लेकिन अली मोहम्मद खान कहते हैं कि वजीर आजम पर जितना मर्जी दबाव डाल दिया जाए, लेकिन वो एहतिसाब के अमल से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। जनाब अली मोहम्मद खान कहते हैं कि इमरान खान को कोई ताकत एहतिसाब से रोक नहीं सकती है। हमारे मुखालिफिन ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा है। उन्होंने अरबों खरबों की करप्शन की है। इन लोगों ने जाली तरीके से मईशत को चलाया है और आज पानामा और स्विस अकाउंट्स वाले हमें करप्शन पर भाषण दे रहे हैं। आज ईमानदारी की बातें वो लोग कर रहे हैं जो अदालतों से फरारी हैं, जो वापस नहीं आना चाहते। अली मोहम्मद खान ने खुलेआम अपोजिशन को ललकारते हुए कहा है कि वो जो हो सकता है कर लें भाई, चाहे हुकूमत यहां की हो क्यों ना हो, इमरान खान एहतिसाब पर किसी किस्म पर समझौता नहीं करेंगे। अच्छा, हुकूमती रहनुमा इस बात की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि बहुत जल्द महंगाई पर काबू पा लिया जाए। कि सईद गनी कहते हैं कि वजीर आजम इस मुल्क की अवाम पर अजाब बनकर मुसल्लत हुए हैं। क्या कहते हैं वो, आइए देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में पाकिस्तान में जो करप्शन हो रही है उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है और हुकूमत अपोजिशन पर, अपोजिशन हुकूमत पर इल्जाम तराशी कर रही है। सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी। अब ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट की जो मामला है वो चाहे महंगाई जैसा संजीदा क्यों ना हो, हर जमात दूसरे से बदला लेना चाहती है, बिल्कुल उसी कहानी की तरह जो मैंने आपको शुरू में सुनाई थी। कहानी में शैतान ने सिर्फ एक घोड़ा आजाद किया था और हर कोई एक दूसरे की जान का प्यासा हो गया था। वैसे ही इक्तदार की कुर्सी की वजह से रहनुमाओं ने अवामी मफादात से अपनी आंखें बंद कर ली हैं। सब अपना अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अवाम का, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। इन रहनुमाओं के लिए अवामी मशवरा यह है कि बेहतर होगा आंखें जल्द खोल लें, क्योंकि अवाम जाग गई है और अब ऐसे नहीं चलेगा। वेलकम बैक नाजरीन। पीडीएम ने अपने लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील ना करने का फैसला किया है। हुकूमत ने मुतादिद बार अपोजिशन से मुतालबा किया था कि जनाब 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर परेड होती है, इसलिए लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील की जाए। मगर कल नवाज लीग और मौलाना फजल रहमान का कहना था कि लॉन्ग मार्च की तारीख में तब्दीली नहीं की जाएगी। मौलाना फजल रहमान का मजीद कहना था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हर सियासतदान को चोर कहने और करप्शन के नारे लगाने वालों को उनकी मसनूई ईमानदारी का आईना दिखा दिया है। जबकि मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर गौर करना होगा कि एक नाअहल, नालायक और करप्ट शख्स मुल्क और कौम के लिए किस हद तक खतरनाक साबित होता है। गैर मुल्की इदारे की यह रिपोर्ट निजाम बैठ जाने का ऐलान है और सबूत है कि इमरान न्याजी के लिए नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई है। दूसरी जानिब पीडीएम को जवाब देते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि पीडीएम वाले बेशक दिल चाहे तो अब 23 मार्च को ही इस्लामाबाद आ जाएं, ये लोग सड़कों पर जलील और ख्वार होंगे। जनाब करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है शेख रुहेल असगर साहब, इस वक्त मुझे ज्वाइन करें। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख रशीद साहब ने कहा है कि अगर आपको 23 मार्च को इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च का शौक पूरा करना है तो आप कर लें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप कामयाब नहीं होंगे और जलीलो ख्वार होंगे, ये उनका कहना है। इस पर आपका रद्द-ए-अमल जानना चाह रहा हूं मैं। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं इस शख्स के बारे में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं कम ही इसके बारे में कोई कमेंट्स करता हूं। अच्छा, इसलिए कि मुझे नहीं पता कि अब इसने अगला पड़ाव कहाँ करना है और किसकी तारीफ और तशरीफ करनी है इसने। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कह सकूंगा कि इतना लाइल्म आदमी है, सवाए इसके के चरब जुबानी, बद जुबानी, जूमैनी और इस किस्म के बयानात के अलावा उसके पास ये, अगर आप कहें ना कि कोई बड़ी ठोस कोई दलाइल और कोई मुदल्लल किस्म की गुफ्तगू, वो नहीं होती। और पता नहीं शायद लोगों को पसंद होगी जो उसके सुनने वाले या आपके चैनल्स को उसकी जरूरत होगी जो आप बात करते हैं। मैं नहीं समझता कि इतना इत्तेफाक ऐसा कि इस शख्स ने, मैंने और इस शख्स ने अपना जो नेशनल सियासत का कैरियर था इकट्ठे शुरू किया था। अब आप अंदाजा कीजिए कि मैं वहीं खड़ा हूं और ये अपनी उसी बात को अजीबोगरीब किस्म के रंग में, मैंने बड़े से द्वार देखे हैं। मैं क्या इसके बारे में आपको जिक्र करूं यार। तो आपको लगता है कि इसकी वजह शोला बयानी है? नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इसको मेरी समझ से बाला था कि ऑपोजिशन ने एक ऐलान किया
हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अंदर का खौफ, बातों की वजह से, बातें करके अंदर का खौफ खत्म किया जा रहा है बस, और तो इसमें बारे कुछ नहीं। ये तो जब ऑपोजिशन करेगी 23 मार्च को, तो फिर इनको पता चलेगा। अच्छा सर, 23 मार्च को आप निकल रहे हैं, इस बात को तो फाइनलाइजेशन हो चुकी है, ये अब मौलाना फजल रहमान ने भी कह दिया। लेकिन सर, जब आवाम के लिए आप निकलते हैं और आवाम की नुमाइंदगी करते हैं और एक ऐसी तहरीक चलाते हैं जिसका मकसद हुकूमत की कोताहियों को सामने लाना है और हुकूमत को तब्दील भी करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका मकसद ये है कि हुकूमत के अब जो उनकी नाअहली है वो बिल के तौर पर आया हो गई है, तो वो कहते हैं कि हमारा लीडर सामने होना चाहिए। आपको लगता है नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए और लीड करना चाहिए? मैं आपको गुजारिश करूंगी इसमें, मेरे मेरे अपने जाती सोच के मुताबिक तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो इंतहाई देर हो चुकी है। इस मुल्क का दिवालिया करके रख दिया है। इस मुल्क के अवाम की जो चीखें हैं वो अर्श मुल्ला तक जा रही हैं, जो इस वक्त हालात हैं। और आप देखिए, जरा गौर फरमाइए कि कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जिसके साथ आपको कोई अच्छे मरासम रह गए हों। एक चाइना था, वो भी आपसे दूर चला गया। एक टर्की था, वो भी आपके साथ नहीं है। मतलब मेरे ख्याल में शायद कोई ऐसा नहीं खित्ता छोड़ा हमने जिसके साथ हमने कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया जिससे वो नाला ना हो। यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि सऊदी अरब वो एक ऐसा मुल्क था जो हर मुश्किल दौर में आपके साथ देता था, मुश्किल वक्त में आपका साथ देता था। आज हमने एक घड़ी बेच के हमने उनको भी नाला कर दिया। अब आप बताइए, आप इसके अलावा और क्या, मतलब क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ, क्या करना चाह रहे हैं? अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर अपोजिशन ने आज भी इस हुकूमत से जान न छुड़वाई अवाम की और इस मुल्क की, तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई एक क्रिमिनल एक्ट होगा। ठीक है सर, और करना चाहिए ये। तो सर नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे, आ रहे हैं, आपकी इतलात है ऐसी कुछ? देखिए, ये जो सवाल है आपका, इसका जवाब तो मियां साहब दे सकते हैं। मैं तो अपना एक छोटा सा व्यू पेश कर सकता हूँ कि उन हालात में जब उनकी बेगम, जिनके साथ उनकी दरीना रफाकत थी, उनको बिस्तर मर्ग में छोड़ के वापस आ गए थे अपने अवाम के साथ खड़े होने के लिए, और जब उन्हें पता था कि इस किस्म की फाशिस्ट हुकूमत है और मुझे जाते ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए, तब आ गए थे। आज भी इंशाल्लाह, मेरा अपना जाती ख्याल है, अब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक आपके बहुत ही सीनियर एंकर हैं, उनकी बातें मैं सुन रहा था कि वो उनके सेहत के बारे में और उनकी डॉक्टर्स की जो उनको मशवरा है उसके बारे में वो बातचीत कर रहे थे। उससे तो खासा एक ऐसा इम्प्रेशन मिल रहा था कि वो खासे मामलात हैं उनके सीरियस, जिसके लिए डॉक्टर्स उनको इजाजत नहीं दे रहे अभी। क्योंकि हालात आपके सामने है ना, कोरोना भी है और मामलात खराब हैं, इस वजह से वो मेरे ख्याल में शायद अभी तक उनको मेडिकल चेकअप तो किया गया, लेकिन ट्रीटमेंट शायद अभी। चलें सर, आपकी बात से मैं यह अखज़ कर लेता हूं कि 23 मार्च को मियां नवाज शरीफ साहब इस लॉन्ग मार्च को लीड नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान में नहीं होंगे। मैं अच्छा, दूसरी बात ये, 23 मार्च को आप जब ये लॉन्ग मार्च करने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लॉन्ग मार्च करने जा रही है। 27 फरवरी को वो इस चीज़ का आगाज़ करेंगे। अच्छा, अब आपको लगता है कि आपका लॉन्ग मार्च थोड़ा लेट हो रहा है या आपको उनके साथ जाना चाहिए? दोनों पार्टी से एक साथ जाएंगी, पूरी अपोजिशन पूरी कुव्वत के साथ जाएगी, तो हुकूमत पर दबाव मजीद ज्यादा बढ़ेगा। जब ये बदकिस्मती है कि पॉलिटिकल पार्टी, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें डिवीजन आ गई है, ये जरा एक बदकिस्मती की बात है। मैं जो समझता हूँ कि आज भी मुल्क की खातर, अवाम के मफाद की खातर इन अपोजिशन की जमातों को मिलकर बैठ के फिर फैसला करना चाहिए। और वो मतलब हकीकत ये है कि दोनों पीडीएम का भी और पीपल्स पार्टी के साथ जो अलाई जमातें हैं उनका भी मौकफ तो एक ही है और टारगेट भी एक ही है कि इस मुल्क से, इस फाशिस्ट हुकूमत की से जान छुड़वानी है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में अगर मुश्तरका अगर कोई किया जाए तो उसका और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन चूंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो मेरा ख्याल में शायद वो वहां से खासी सपोर्ट उनको मिल जाएगी, जो कि आएगी। कैसा शो कर सकेंगे सर? आपको क्या लगता है? मतलब आपकी उनसे अच्छी बातचीत भी रही है पीडीएम के इब्तिदाई दिनों में, आपको लगता है कि उनका जो लॉन्ग मार्च होगा कैसा शो होगा ये? जी सर, कैसा, मतलब लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे, लेकर वहां पर पहुंच पाएंगे?
देखिए, मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका, इस हुकूमत से तो कुछ बाद नहीं है, जी जी। क्योंकि ये मेरे ख्याल में ये वो मिसालें बड़ी अजीबो गरीब किस्म की हैं, और मुनासिब नहीं है कि मैं ऐसी मिसाल दूं, क्योंकि मैं तो बेशतर मरतबा यही कहता रहता हूँ कि अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए, और बुर्दबारी और बर्दाश्त होनी चाहिए। लेकिन आजकल वो फुकदान हो गया, और उसका तो अब नजर ही नहीं आता, कोई चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल मैं ये अर्ज करता हूँ कि जैसे पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया था, तो मैं सुन रहा था कि मौजूदा हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया, और उसी रास्ते पे, जिस रास्ते से उन्होंने आना है, अब आप इससे ही इनकी सोच का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने इक़्तिदार की खातिर किस हद तक जा सकते हैं। बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको अकल के नाखून दे, और खुदावंद करीम इनको इतनी अकल और शऊर दे कि ये आज खुद इस मुल्क की जान छोड़ दे। अच्छा सर, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना दे रही थी, 2014 की बात है, एक बात मुझे उस वक्त ख्याल आया और याद भी आई, और मैंने उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था उस ज़माने में। नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में कहा था, या फिर मुस्लिम लीग नून ने, क्योंकि आप लोगों की हुकूमत थी उस ज़माने में और तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही थी डी चौक पर, आप सब जानते हैं। उस वक्त ये कहा गया था कि इस तरह से धरनों से, लॉन्ग मार्च से हुकूमत जाने की रिवायत को ख़त्म होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अभी भी ये समझते हैं या आपको लग रहा है कि मौजूदा हालात बिल्कुल डिफरेंट है? ये रास्ता किसने दिखाया है? ये सब कुछ जो किया जा रहा है, आपको ये सोचना चाहिए था ना पहले, कि कल को जब आप किसी तरह भी अगर आप हुकूमत में आ जाते हैं, तो फिर आपको भी तो ये सामना करना पड़ेगा। तो ये रास्ता तो आपने दिखाया। अब बदअखलाकी, बदतमीजी, झूठ, अब पता नहीं क्या क्या, मेरी समझ में बालातर है जी। मैं तो ये समझता था कि वक्त के साथ साथ हमारी सियासी बलूगत होगी, हम बेहतर रास्ते पे चल सकेंगे, मुल्क को बेहतर रास्ते में डालेंगे। लेकिन बदकिस्मती है जी कि हम इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करते हैं, और उस खिलवाड़ का नतीजा जो है वो हमेशा ही गलत ही निकला। अब मेरा तो ये मानना है कि अगर इस प्रोसेस को चलने दिया जाता, जमहूरियत को इसी जगह पे चलने दिया जाता, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें आज तक बेहतरी की तरफ आयत होगी। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन आपसे, 23 मार्च को आप लोग निकलेंगे, पूरी कुव्वत से निकलेंगे। मौलाना फजल रहमान तो ये कह रहे थे कि भाई सुबह परेड होती है, हम तो शाम तक पहुंचेंगे, दोपहर तक पहुंचेंगे। आप लोगों का फोकस क्या है और आप लोगों का इरादा क्या है? आपने वहां जाके धरना देना है या सिर्फ लॉन्ग मार्च करके अपनी कुव्वत का मुजाहरा करना है? मेरे ख्याल में मैं जो महसूस करता हूँ, आपको शायद याद होगा कि एक अदलिया बचाओ तहरीक चली थी। बिल्कुल सर। और वो गुजरांवाले तक पहुंची थी, और नवाज शरीफ साहब ब्लैक कोट पहन के निकले थे, और वो पूरी हो नहीं पाई थी, बीच में ही खत्म हो गया था मामला। और मैं इस बारे में भी दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि ये तहरीक जब चलेगी, तो मेरे ख्याल में इससे पहले ही इन लोगों से जान छुड़ा ली जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शेख रोहेल मौजूद थे और उनका ये कहना है कि जनाब मार्च होगा, 23 मार्च को ही होगा, लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन हो सकता है कि हमारा लॉन्ग मार्च तकमील के मराहिल में हो, और उसी वक्त उनके तमाम जो अचीवमेंट्स हैं, तमाम जो चीज़ें हैं जिसको अचीव करना चाहते हैं, हो सकता है हो जाए, और हो सकता है कि ये सूरत हाल धरने की सूरत भी इख्तियार कर जाए। एक ब्रेक लेंगे जनाब, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर में भारतीय मजालिम की इंतहा हो गई है। आज कश्मीरी यौम स्या मना रहे हैं, यौम जमहूरिया नहीं मना रहे, क्योंकि भारत का यौम जमहूरिया, और उस वक्त पूरी दुनिया में कश्मीरी इस चीज को यौम स्या के तौर पर मनाते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस पर बात करेंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जनाब, दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्या के तौर पर मना रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक यौम स्या मनाने का मकसद भारत की तरफ से कश्मीरियों के हक खुद इरादियत से मुसलसल इनकार के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। मकबूजा कश्मीर में आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुकम्मल तौर पर हड़ताल रही। मकबूजा वादी में भारत मुखालिफ मुजाहरे हुए और रैलियां निकाली गई, जबकि काबिज भारतीय फौज ने वादी के कई इलाकों को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। इस मौके पर कश्मीरी रहनुमाओं का कहना है कि 75 साल से कश्मीरी हक खुद इरादियत की जद्दोजहद कर रहे हैं। लाखों भारतीय फौजियों को
कश्मीरियों की ख्वाहिशात को चलने के लिए तैनात किया गया है। पाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक के दारुल हुकूमत में भी भारत के खिलाफ मुजाहरे किए गए और रैलियां निकाली गई ताकि आलमी बरादरी को यह पैगाम दिया जा सके कि भारत को मकबूजा इलाके में अपना यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि उसने कश्मीरियों के तमाम बुनियादी हुकूक सल्ब कर रखे हैं। और दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए कहना था कि भारत ने 1989 से अब तक 96,000 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। तकरीबन 23,000 खवातीन बेवा, 11,000 से ज्यादा खवातीन से ज्यादती की गई है और 1 लाख मकान और स्कूल तबाह कर दिए गए। पाकिस्तानी मंदूब का मजीद कहना था कि 5 अगस्त 2019 के बाद से 9 लाख फौजी मकबूजा कश्मीर में तैनात कर दिए गए हैं। मासूम कश्मीरी नौजवानों को मावरा अदालत कत्ल करने के लिए जाली मुकाबलों का सहारा लिया जा रहा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का मजीद कहना था कि भारत दहशतगर्दी से मुतासिर नहीं बल्कि जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की मां है। इसी पर मजीद बात करेंगे दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस वक्त ज्वाइन करें, उनसे मजीद बात करते हैं। हारिस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर जी, पूरी दुनिया में यह बात बावर हो चुकी है, पाकिस्तान बार बार बावर करा चुका है, दुनिया भर में मुजाहरे होते हैं, यौम जमहूरिया नहीं है, यह यौम स्या है और कश्मीरी आज यौम स्या मना रहे हैं। दुनिया खामोश है, पाकिस्तान ये केस सही तौर पर नहीं लड़ पा रहा। आप क्या कहेंगे, आपका क्या तज्जिया है? लेकिन सबसे पहले तो आज जो ये 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बना रहे हैं इंडिया, इनसे पहले ये पूछे कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या ये सेकुलर है या ये डेमोक्रेटिक है? ये तो इन्होंने इंतहा कर दी है कि टेररिज्म की और उसके बाद जो जुल्म बर्बरीत कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं। आज किस बात का उन्होंने यौम जमहूरिया बनाया? क्या इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ख्याल रखा? सेकुलर जो इनका एक था, एक प्रेम्बल था, उसको ख़त्म कर दिया। फिर इक्वालिटी, लिबर्टी ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, क्या इक्वालिटी है, क्या ये लिबर्टी है माइनॉरिटीज़ को? तो इसका मतलब है कि अभी ये टोटल एक हिंदू स्टेट है, अखंड भारत को लेके चल रहे हैं, आरएस की आइडियोलॉजी के ऊपर हैं। 4 का जो एक ख़तरनाक दहशतगर्द टोला है जिसमें नरेंद्र मोदी, अजीत शाह, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोवाल, ये मिल के इस आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं। इंडिया को ये बिल्कुल तोड़ने के दहाने पर ले आए हैं। आप पाकिस्तान को आइसोलेट करते करते पूरे इस वक्त अपने रीजन में आप नेपाल ले लें, श्रीलंका ले लें, भूटान लें, बांग्लादेश लें, ईरान लें, चाइना लें, हर एक ने इनसे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। दैट मीन्स कि दे आर आइसोलेटेड। बट द प्रॉब्लम इज़ कि दुनिया, अमेरिकन और दूसरे मुल्क जो हैं उनके अपने इंटरेस्ट इसके साथ हैं, क्योंकि ये उनका प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल किए थे, अमेरिकन को करते हैं चाइना, साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ, एनसर्कल करने के लिए चाइना के खिलाफ, सी पैक तबाह करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। दुनिया के ट्रेड इंटरेस्ट हैं वो वजूहत है, इस्लामी मालिक के भी ट्रेड इंटरेस्ट है, दैट्स द रीज़न। तो उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। अदरवाइज दुनिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वॉच डॉग, ह्यूमन राइट वॉच डॉग, यूएन जो यूनाइटेड नेशन के नेशनल एजेंसीज हैं, हर एक ने इनको कंडेम किया और इनको अब दुनिया में वॉइस उठनी भी शुरू हो गई है। आपके सामने इंग्लैंड में एक लॉ फॉर्म ने इनके खिलाफ कह दिया कि नरेंद्र मोदी को और इसके जो अमित शाह वगैरह के खिलाफ इनको वारंट निकाले जाए इनको अरेस्ट करने के लिए। तो बात यह कि अब आई थिंक एनफ इज एनफ। लेकिन सर बात ये मुजम्मत से आगे जानी चाहिए, क्योंकि माजरत आपकी बात कट रही है, लेकिन सर ये मोदी कश्मीर में जाते हैं अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान और मैंने देखा तस्वीर सामने आई, ये कश्ती के अंदर सवार होते हैं और हाथ हिला रहे होते हैं और भारतीय मीडिया ने ये खबरें चलाई, ये पिक्चर्स चलाई कि जिनको ये हाथ हिला रहे होते हैं वो सिर्फ वादियां होती हैं, वहां पर एक बंदा नहीं होता, जानवर तक वहां पर नहीं होता है और ये इस तरह से प्रचार करते हैं। आप जो अमित शाह की बात कर रहे हैं, पुलवामा अटैक में उनका नाम क्लियर तौर पर सामने आया था, ये कौन कह रहा है? ये भारतीय मीडिया के भारतीय साबिक जर्नैल कह रहे हैं। सर फिर भी दुनिया खामोश है। क्या दुनिया सिर्फ ट्रेड पर चल रही है कि ट्रेड होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, इस वजह से चल रही है? दुनिया सिर्फ अपने मुल्क की मफादात के लिए चल रही है। उनको चाइना को सर्कल करना है और सेकंड सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकन भी अब रियलाइज कर रहे हैं कि ये डिलीवर नहीं कर सकते, इसलिए कि इनकी फौज अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है। लद्दाख में इनको किस तरीके से डंडों से चाइना ने मारा। पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को दिखा दिया कि हमारी फौज कितनी बैटल हार्डन और प्रोफेशनल है।
डिस्पाइट द फैक्ट उनको सिर्फ फेस सेविंग लिए इसको आगे रखा हुआ है, और ये इनको समझ नहीं आती है अगर सोवियत जिस तरीके से ये माइनॉरिटी से जुल्म कर रहे हैं, जिसमें सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, इनके अपने लो कास्ट के दलित्स भी हैं, उसके बाद आप देखें तो आसाम, नागाज, मिजोज, फिर एनसेलेट मूवमेंट 135 चल रही हैं। ये अगर सोवियत यूनियन की 15 रियासतें टूट सकती हैं क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी इतनी बड़ी फौज जो अभी भी इंटैक्ट है, इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर है, तो इंडिया की फौज 105 ये कैसे रोक सकेगी? ये राइटिंग ऑन द वॉल है। ये हमारे लाइफ स्पैन में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि भारत के ये 4 का टोला इसके कुछ हिस्से बिखरे कर देगा, और यहाँ पर जो हिंदू स्टेट है इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहाँ मॉडरेट हिंदू जो हैं वो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठा रही, लेकिन ये इतने दहशतगर्द हैं, ये इतने जालिम हैं, ये इस तरीके से जुल्म करते हैं कि उनके देखें कश्मीरियों के बागात इन्होंने दरख्तों को जड़ों से काट दिए, फ्रूट ऑर्चर्ड्स को, उनके बिजनेस तबाह कर दिए, यंग बच्चों को, लड़कों को उठा के ले गए और इंडिया की जेलों में बंद किया हुआ है या उनको मार देते हैं। औरतों बच्चों बूढ़ों को ये पैलेट गन से ब्लाइंड कर देते हैं। अली गिलानी जो 92 ईयर्स की जब वो वफात पाई, उनकी बॉडी को छीन के ले गए। बिल्कुल सर। तो आई थिंक ये चीज़ों को अगर हम देखें तो दुनिया को सब पता है, एवरीबडी नोज इट, द ओनली थिंग दे आर लुकिंग अदर साइड। बट ये ह्यूमन राइट चैंपियन जो बनते हैं, इनको अफगानिस्तान में तो औरतों के हकूक़ का बड़ा ज़्यादा ख्याल आ जाता है। इनको फ्रांस में जब वो एक हिजाब की लड़की कर रही हो तो उससे वो मुंह से उतार देते हैं, या इंडिया में जो जुल्म बरबीर करते हैं वो इनको नजर नहीं आता। इससे ये देखें कि ये कितना बड़ा यूएन ऑफ फेल मिजरेबली फेल हो चुकी है। अपना इनका यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन है प्लेबिसाइड के ऊपर। नरेंद्र मोदी 1948 में खुद भागता रोता पीटता गया था कि बचाओ कश्मीर जा रहे हैं, हम प्लेबिसाइड के लिए तैयार हैं। उसके बाद वो बदल गए हैं। फिर उन्होंने कहा जी हम बायलैटरल इशू है ताशकंद के ऊपर, वो भी बात खत्म हो, अब यूनिलेटरी जाके 370-35 को खत्म कर दिया। इनके हालात, इनकी जो अंदरूनी हालात हैं बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। दिल्ली की सरहद पर किसान खड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला। नक्सलवादी में नक्सलों ने इनका जीना हराम करके रखा हुआ है। कश्मीर में भारतीय फौजियों के हवाले से जो चीजें निकलकर सामने आती हैं कि वो खुदकुशियां कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं। फिर आप पंजाब के हवाले से देख लें, वो जो पंजाब के वाले से तहरीक चलती है वो निकलकर सामने आती है। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद अब इनकी जानिब से एक नया शोशा छोड़ा जाता है। वो शोशा ये है कि कश्मीर में जो मजालिम हो रहा है उससे नजरें हटाने के लिए ये मुसलमानों पर पाबंदी लगाते हैं, नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें बहुत सारे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं जिनका ताल्लुक वो जाहिर सी बात है वो मुसलमान है, वो निकलकर सामने आते हैं, वो एहतजाज करते हैं। अभी नसीरुद्दीन शाह ने बहुत जबरदस्त उन्होंने बयान दिया। और सेकंड इवन जो राइटर हैं बड़े बड़े यूरोप में, वो लिख रहे हैं कि इट इज द स्टार्ट ऑफ मुस्लिम जेनोसाइड। और इसके लिए देखें कमजोरियां हमारी भी हैं, हमारे तमाम इस्लामिक मुल्क ओवैसी कोई रेजोल्यूशन नहीं आता क्योंकि वो बिजनेस इनके साथ कर रहे हैं। अपने मुल्की मफादात के लिए एक जो यूनिटी ऑफ मुस्लिम है वो बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप चाहे लिबिया में देख लें, इराक में देख लें, सीरिया में देखें, यमन में देखें, अफगानिस्तान में देखें, कश्मीर में देखें, हर जगह मुसलमानों को मार पड़ रही है, इसलिए कि उन्होंने हमें डिवाइड किया हुआ है, हमें। और ये ईरान और सऊदी मिडल ईस्ट का जो एक मसला क्रिएट किया हुआ है, अच्छा भला रिजॉल्व होने लगता है तो कोई ना कोई स्पॉइलर इसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद इसलिए ये जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे नेटो की तरह, हम क्यों नहीं नेटो की तरह अपना ब्लॉक बनाते हैं? इतनी ज़्यादा रिच रिसोर्सेज हैं, इतना पैसा है, इतने टैलेंट ऑफ मैन पावर है, इतने हमारे पास रिसर्चर्स हैं, PhDs हैं, वाई कांट दे गेट अप देयर ऑल एनर्जीज एंड दे प्रोड्यूस समथिंग एक्स्ट्रा। इसलिए आज के दिन कम अज़ कम पाकिस्तान को यह करना चाहिए कि हमने कश्मीर के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोएक्टिव होकर खड़े होना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि मैं उनका जो हूँ वॉइस ऑफ कश्मीर हूँ, तो फिर आई थिंक वी हैव टू फॉलो इट अप। कश्मीर कमेटी हमारी बिल्कुल डेड है। आई डोंट नो कि उनका कौन मेंबर है, क्या है, क्या उनको मैंडेट दिया गया है, कौन से उनमें सेनेटर हैं, MNA जो कश्मीर से ताल्लुक भी रखते हों। अच्छी टीमें बनाएं, कम्युनिकेशन स्किल वाले बनाएं, दुनिया में जाके कश्मीर का मुकदमा लड़ें, वहाँ पर बताएं डोजियर लेके क्या वहाँ पर जुल्म बर्बरियत हो रहा है, कैसे हालात हो रहे हैं। अभी दुनिया को समझ आनी शुरू हो रही है। द ओनली थिंग इज द आयरन इज हॉट, वी हैव टू स्ट्राइक इट, ताकि उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चला सके। चलें सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए हारिस नवाज साहब। और बचपन से यही पढ़ा है कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, और भारत का कश्मीर में मजालिम का सिलसिला तवील से तवील होता जा रहा है। लेकिन रात जितनी स्याह क्यों ना हो, जितनी लंबी क्यों ना हो, सूरज जरूर निकलता है, और वो सूरज कश्मीर की आजादी का होगा। इस नारे के साथ, इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान,
सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। सेहत रही, जिंदगी रही, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।